ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हम लोगों ने पुराना रिवीजन किया था। ठीक है, तो इसमें रस व्यंग में निरुक्ति में कोई आपको एक निरुक्ति याद करनी है। ठीक है, कोई भी मैं प्रेफर करूँगा कि आप ये वाला याद करो, जो सबसे छोटा वाला जो है, ये वाला जो सबसे छोटा वाला है, आप ये वाला याद करो। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला आप याद करें। ठीक है, मैं ये प्रेफर करूँगा। ठीक है, आप ये वाला क्वेश्चन वाला याद करें। ठीक, रसनाथ सर्व धातुनाम रस इति विधेयते, मतलब पारस सभी धातुओं को स्वर्ण, रजत, ताम्र, नाग, व्यंग यथा अभ्रक आदि को खा जाता है, इसलिए अतः इसे रस कहा जाता है। ठीक है, इसे रस क्यों कहा जाता है? पारस को हम लोग रस भी कहते हैं। रस उपरम रसद्वाद रस इति विधेयते, रस उपरस इन सभी में पारस को श्रेष्ठ होने के कारण इसे रस कहा जाता है। ठीक है, रस द्रवत्र रूपत्वात् रसा, पारस चूंकि द्रव्य रूप यानी कि लिक्विड में होता है इसलिए इसे रस कहते हैं। जरा रुग्ण मृत्यु नाशाय, ठीक है, इसमें क्या है? जरा रुग्ण मृत्यु नाशाय रसते व रसो मता। ठीक है, इस पारस को खाने से जरा यानी बुढ़ापा और रोग और मृत्यु नष्ट हो जाती है, इसलिए इसे रस कहा जाता है। ठीक है, मम देह रसो रसमात रस तेना उच्चते, ये शिव पार्वती से कहते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था पारस उत्पत्ति में, क्या पढ़ा था कि ये शिव जी का वीर है, इसलिए इसे रस कहा गया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे परिभाषा। परिभाषा की आपको परिभाषा इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो परिभाषा जो दी गई है, ये जो डेफिनेशन दी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको ये वाली डेफिनेशन याद करनी है। ये वाली डेफिनेशन आपको याद करनी है। ठीक है, निगुण अनुक्त लेशोक्त संदिग्धार्थ प्रादीपिका सुनिश्चिता अर्थ बुबधे परिभाषा निर्दिष्ट। ये किस रेफरेंस में दी गई? वैदिक परिभाषा में दी गई। ठीक है, ये ना रस तरंगिणी में दी गई, ना रस रत्न समुच्चय में दी गई। ठीक, ये वैदिक परिभाषा में दी गई। ठीक है, ये वाली जो डेफिनेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब ये पेपर में पूछी जाती है 5 नंबर में। एक पूछता था परिभाषा की परिभाषा और परिभाषा ज्ञान की उपयोगिता पूछता है पेपर में। ठीक है, निगुण माने क्या होता है? गुप्त अप्रकट, मतलब जिसका मतलब अर्थ प्रकट ना हो। ठीक है, अनुक्त माने जिसका शास्त्रों में विस्तार से वर्णन है। जैसे शास्त्रों में लिख देते हैं सिर्फ तेल लिखा हुआ। तेल का मतलब हम लोग अगर परिभाषा पढ़ेंगे तब हम लोगों को समझ में आएगा। तेल का मतलब अगर जहाँ पर तेल लिखा है, जहाँ पर तेल लिखा हो वहाँ पर हम लोगों को तेल समझना है। ठीक है, लेशो जिसके बारे में अल्प मात्रा में वर्णन हो, मतलब जिसके बारे में अल्प मात्रा में वर्णन हो, मतलब पूरा विस्तार से ना बताया। जैसे तेल लिखा गया, तेल समझना है। ठीक है, संदेह जिसके विषय में कोई संदेह हो, मतलब सही से समझना, डाउटफुल स्टेट हो। इन सभी शास्त्र दोषों का निवारण जिसके द्वारा किया जाता है और एक निश्चित अर्थ प्रदान करे, उसे परिभाषा कहती है। ये नहीं मतलब इनका जो निवारण करे, इन शास्त्र दोषों का निवारण करे और एक निश्चित अर्थ, मतलब हैज़ अ डेफिनेट मीनिंग, जिसका एक मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, उसे परिभाषा कहा जाता है। अब परिभाषा ज्ञान की उपयोगिता क्या है? क्या है परिभाषा ज्ञान की उपयोगिता? ठीक है, परिभाषा अध्याय मातो यधीते रस साधका रसतांतार्थ विज्ञाने नासा मोहती कुत्रचित। ठीक है, रस साधक को प्रक्रियाओं को आरंभ करने से पूर्व रस शास्त्र की परिभाषाओं को अपने गुरुजन से जान लेना चाहिए। इससे रस शास्त्र की अर्थ ज्ञानी की कोई कठिनाई नहीं होती। मतलब अगर आपको जैसे मतलब कहीं पर तेल लिखा हुआ है, अगर आपने परिभाषा इसकी पढ़ी है तो आप तेल का मतलब तेल समझ जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर आपको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये मैं रिवाइज करा रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब महारस का आप देखो, महारस का अगर आप नाम याद करेंगे या श्लोक याद करेंगे, बात एक ही है, तो मैं प्रेफर करूंगा श्लोक याद करें, क्योंकि श्लोक अगर आप एग्जाम में लिख के आएंगे तो टीचर अच्छे नंबर देता है। ठीक है, तो क्या लिखना है आप लोगों को? अब्र माने अभ्रक हो गया, व्याक्रांत माने व्याक्रांत हो गया, माक्षिक हो गया, विमल माने विमल हो गया, आद्रिज माने शिलाजीत होता है। ठीक है, आद्रिज का मतलब होता है शिलाजीत, शस्यक हो गया, चपल और रसक हो गया। ठीक है, तो श्लोक क्या? अब्र व्याक्रांत माक्षिक विमल आद्रिज सयस्य कम चपलो रसक सचैती ज्ञातवा अष्टो संगीर्देशन। मतलब कितने महारस हैं हमारे? 8 हैं। तो 8 के क्या क्या नाम है? अब्र है, व्याक्रांत है, माक्षिक है, विमल है, आद्रिज है, सयस्य है, चपल और रसक। इसमें सिर्फ आपको नाम याद करना है, इनका मॉडर्न कोरिलेशन आपको नहीं याद करना है। ठीक है, मॉडर्न कोरिलेशन सिर्फ समझने के लिए लिखा है, आप लोगों को याद नहीं करना है। ठीक है, उपरस की बात करें तो उपरस में कौन कौन से आते हैं? उपरस में हमारे आते हैं गंधशाय, गैरी काशीष, काक्षी, ताल शिला अंजनम, कैकुष्टम, चैत्य, उपरसा, चाष्टोपारकलमानी। तो हमारे महारस भी 8 हैं और उपरस भी 8 हैं। उपरस में कौन कौन से हमारे आते हैं? हमारा गंधक आता है, गैरिक मतलब गेरू, जो हम लोग गेरू नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, कशिश मतलब फेरस सल्फेट, काक्षी मतलब होता है फिटकरी। ठीक है, फिटकरी हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में। ताल मतलब आर्सेनिक, ताल मतलब हड़ताल यहाँ पर कोरिलेट किया गया। ठीक है, मानशिला आर्सेनिक डाइसल्फाइड, वो आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड है अगर मॉडर्न से कोरिलेट करें तो।
अंजन मतलब जो हम लोग आंखों में लगाते हैं वही अंजन है, लेड और एंटीमनी के और कुछ क्या कुष्ठम मतलब रूर। ठीक है, ये इनमें जो श्लोक हैं, जो परिभाषा में श्लोक बताए गए, ये वाला श्लोक हो गया, एक ये वाला श्लोक हो गया। तो इसके आपको श्लोक भी याद करने हैं, क्योंकि श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि श्लोक में ही नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को श्लोक भी याद करने हैं। ठीक है, अब आपको साधारण रस के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कंपिलाश गौरी पाषाणो नवसार कहा करपर्दो वाहिजमास गिरी सिंदूर हिंगोले मृदव सिंगारम इति अष्टो साधारण रसा स्मृता। ठीक, क्या 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 इसमें देखो, आपको इंग्रेडिएंट्स के नाम याद करेंगे, आपको श्लोक अपने आप याद हो जाएगा। कंपिल्लक, गौरी पाषाण, नवसादर, करपर्द, वहिजार। वहिजार क्या होता है, जो भेल मछली की उल्टी होती है उसे वहिजार कहा गया। ठीक है, करपर्द मतलब कौड़ी, मैरीन शेल को कहा गया। नवसादर अमोनियम क्लोराइड को कहा गया, NH4Cl। ठीक है, गौरी पाषाण संख्या को कहा गया, संख्या मतलब व्हाइट आर्सेनिक को कहा गया, आर्सेनिक तो जानते हैं आप लोग। कंपिल्लक माने कबीले को कहा गया। ठीक है, कबीला एक वानस्पतिक द्रव्य है जो कि प्लांट से ऑब्टेन होता है। ठीक है, हिंगुल माने होता है सिनावार, HGS आप सबको पता होगा। मृदा सिंगारम मतलब मुर्दा संघ। ठीक है, लिथार्ज, रेड ऑक्साइड। ठीक है, अब हम लोग धातु में चलते हैं। ठीक है, धातु में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, शुद्ध लोह कनक रजतम, भानु लोह समसारम, पूती लोह द्वितीय मुदितम, नाग व्यंग अभिधानम, मिश्र लोह तृतीय मुदितम, पित्तल काशवर्तम। तो शुद्ध लोह में इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया, कनक माने होता है सोना, रजत माने होता है चांदी, भानु जो है वो सूर्य का पर्याय, और सूर्य का पर्याय ताम्र है, तो भानु मतलब हो गया तामा, और लोह इसमें तो शुद्ध लोह में हमारे कौन कौन से चार आ गए, एक आ गया कनक माने सोना, चांदी, तामा और लोहा, इसमें चार आ गए। ठीक है, पूती लोह मतलब पूती लोह में दो आते हैं, कौन कौन से आते हैं, नाग व्यंग अभिधानम मतलब नाग और व्यंग आते हैं। ठीक है, नाग मतलब लेड और व्यंग मतलब टिन। ठीक है, लेड और टिन आते हैं इसमें। मिश्र लोह तृतीय मुदितम, पित्तल काश वर्तनम, पीतल कांसा और वर्तम। ठीक है, वर्तम मतलब ब्रॉन्ज से कोरिलेट किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर इनका ग्रह कोरिलेशन बताया। ग्रह कोरिलेशन आपको रत्न वर्ग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला जो ग्रह कोरिलेशन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रत्न वर्ग का हो सकता है MCQ में पूछ ले कि मतलब कौन सा किससे कोरिलेट किया गया। ठीक है, रत्न वर्ग पूछ सकता है आपसे। ये जो रत्न वर्ग वाला ग्रह वाला क्वेश्चन है, रत्न वर्ग में जो लिखा हुआ है ग्रह वाला क्वेश्चन, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला, इसमें हो सकता है पूछ ले आपसे। ठीक है, इसमें नहीं पूछेगा, इसमें नॉर्मली नहीं पूछता है, इसमें नहीं पूछता है। ठीक है, कि कौन सा किस ग्रह से रिलेटेड है, नॉर्मली धातु के बारे में नहीं पूछता, अगर पूछता है तो रत्न वर्ग के बारे में पूछता है आपसे। ठीक है, तो क्या पढ़ते हैं हम लोग, माणिक, मुक्ताफल, विद्रुमाणी, त्रच, पुष्पम, विदुरच, नीलम, गोमेद, काक्षात, विदुरकच, क्रमेण नताड़ी नवग्राणा। अब आपको कैसे याद करना है, रत्न कितने हैं, हो सकता है MCQ में पूछ ले, रत्नों की संख्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन बना है। तो हमारे ग्रह कितने हैं हिंदू मैथोलॉजी में, 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रह के अनुसार हर ग्रह का एक अपना मतलब वो रत्न है। तो माणिक माने होता है माणिक पत्थर। ठीक है, मुक्ताफल माने होता है मोती, विदुर को हम लोग प्रवाल कहते हैं, या उसका मतलब होता है मूंगा जानते होंगे आप लोग। त्रच माने मरकत या पन्ना कहा जाता है उसे। पुष्प माने पुखराज भी आप जानते होंगे। विदुर को हम लोग वज्र से करते हैं, वज्र सबसे हार्डेस्ट होता है, हमारे जो पृथ्वी पर सबसे हार्डेस्ट मटेरियल पाया जाता है, मतलब अगर रत्नों की बात करें तो उसमें डायमंड होता है। ठीक है, उसे हीरा कहा जाता है। नीलम हो गया, गोमेद जिरकॉन हो गया, जिरकॉन जानते हैं आप। विदुरथ मतलब लहसुनिया। ठीक है, केतु। तो इनके आपको याद करने हैं, और बहुत ईजी है। देखो आपको अगर नाम दिन के नाम याद है तो ये याद हो जाएंगे अपने आप। देखो सूर्य चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, बहुत ईजी है, याद हो जाएगा। जब आप इसके सिर्फ आपको क्या याद करना है, ये जो नाम यहाँ पर दिए गए हैं, माणिक दिया गया, मुक्ताफल दिया गया, विदुर दिया गया, मरकत दिया गया, पुष्प दिया गया, वज्र दिया गया, नीलम दिया गया, गोमेद दिया गया और विदुर दिया गया। प्रतिनिधि द्रव्य जो यहाँ पर दिखेंगे इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि अगर वज्र नहीं है, अगर मान लो तुम्हारे पास हीरा नहीं है, तो उसकी जगह पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसकी जगह पर हम लोग व्याक्रांत इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसकी जगह पर हम लोग व्याक्रांत इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर स्वर्ण नहीं है तो स्वर्ण की जगह पर हम लोग स्वर्णमाक्षिक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, स्वर्ण अगर नहीं है तो स्वर्णमाक्षिक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
देखिए जितने इंपॉर्टेंट श्लोक हैं वो सब परिभाषा में दिए गए हैं, तो परिभाषा के आपको अधिकतर श्लोक याद करने होंगे, ठीक है। बाकी आगे आगे इतना एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है श्लोक, एक दो होंगे तो वो याद करने पड़ेंगे आपको। परिभाषा में जो श्लोक हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक। जैसे उपरत्न का भी आपको श्लोक याद करना है, विष का भी याद करना, उपविष का, इसमें जितने भी श्लोक दिए गए लगभग सारे ही आपको याद करने हैं, ठीक है। तो इसका क्या श्लोक है? वैक्रांत सूर्यकांत चंद्रकांतो नटोपला परोजकत स्फटिका क्षुद्र रत्न गढ़ोयम। तो इसमें क्या क्या है? वैक्रांत को हम लोग टॉर्मुलिन से कोरिलेट करते हैं, सूर्यकांत मतलब सनस्टोन से करते हैं, चंद्रकांत को मूनस्टोन से करते हैं, रजावरत मतलब उस लैप्सिस लेक्जुली से करते हैं, परोजक को टार्क्यूस से करते हैं, स्फटिक को क्वार्ट्ज से करते हैं। सिर्फ आपको इनके मॉडर्न नेम नहीं याद करने हैं, आपको सिर्फ ये वाले आयुर्वेद वाले नाम याद करने हैं सिर्फ, ठीक है। आपको ये वाले नाम याद करने हैं। कौन से वाले नाम याद करने हैं आपको? ये वाले नाम, ये वाला जो इधर दे गया है, ये वाला नाम, ये वाला नाम, फिर ये वाला नाम, ये वाला नाम और ये वाला नाम, इनको आपको सिर्फ ये नाम याद करने हैं। इधर वाले नाम नहीं याद करने हैं आपको, ये वाले नाम नहीं याद करने हैं, ठीक है। मॉडर्न वाले आपको कोई भी याद नहीं करना, क्योंकि मॉडर्न वाला करोगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके लिए ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। विष हम लोग पढ़ते हैं, तो विष का भी आप श्लोक याद करें, क्योंकि विष में जो श्लोक में दिया गया वही आपके द्रव्य बताए गए, ठीक है। हलाहल कालकूट श्रृंगाच रादीपना सौर्य अष्टिको ब्रह्मपुत्रो हरिद्र सक्तुवस तथा वस्नाभ इति गया विश्वेदाभिनव। अब विष कितने हमारे पास? 9 है। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें 9 हो गई? रत्न 9 हो गए, रत्न 9 हो गए, ठीक है। और हमारे पास विष 9 हो गए, ठीक है, जो 9 संख्या में, वो आप लोग याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से 9 संख्या में है, ठीक है। ठीक है, उपविष का भी श्लोक आपको याद करना है। उपविष का श्लोक यहाँ तक याद करना है, ठीक है। कहाँ तक याद करना है आपको? सिर्फ इसकी ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ यहाँ तक याद करना है, ठीक है। सिर्फ 3 लाइनें याद करनी है, ठीक है। कौन कौन सी? एक ये वाली लाइन याद करनी है, एक ये वाली लाइन याद करनी है, एक ये वाली लाइन याद करनी है, सिर्फ 3 लाइनें याद करनी है इसकी, ठीक है। तो क्या है इसकी 3 लाइनें, ठीक है। कौन कौन सी है 3 लाइनें? चलो देखते हैं। विष तिंदुक बीज चा तू वही त्वा है लिखा, तू वही फेन रेच कम धनतूर बीजम विजया गुंजा भल्ला तक हेयम अर्क क्षीर स्नूही क्षीर लांगली करवीर कम, ठीक है। आगे का श्लोक नहीं याद करना आपको, सिर्फ 3 लाइनें याद करनी है, ठीक है। विस्तु तिंदुक बीज मतलब कुचला बीज, कुचला का बीज, ठीक है। आईफेन मतलब अफीम, आईफेन तो आप लोग जानते होंगे। रेचक मतलब जमाल गोटा, ठीक है। धनतूर बीज मतलब धतूरे का बीज, धतूरे का पौधा देखे होंगे आप, धतूरे का बीज लेना आपको। विजया मतलब क्या होता है? भांग। गुंजा मतलब रत्ती, भल्ला तक मतलब भिलवा, अर्क माने अकौए का दूध, स्नूई माने थुअर का दूध, लांगली माने कलिहारी और करवीर माने कनेड़ की जड़, ठीक है। इसका अगर आप हिंदी साथ में याद करेंगे, मैं प्रेफर करूंगा इसका आप हिंदी याद करें। वैसे मैं नॉर्मली प्रेफर नहीं करता, मैं कहता सिर्फ आप ये वाला याद करें। इसकी अगर आप हिंदी याद कर लेंगे तो आपको आगे वाला अपने आप याद हो जाएगा, और वैसे भी आप श्लोक याद करेंगे तो याद ही हो जाएगा सारा, इतना कुछ खास कठिन नहीं है इसमें, याद हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं सुधा वर्ग, ठीक है। सुधा वर्ग में क्या होता है? सुधा वर्ग में मेनली कैल्शियम से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं वो कोरिलेट की जाती हैं, जो कैल्शियम से बनी हुई चीज़ें वो हम लोग करते हैं। जैसे सुधा वर्ग का सिर्फ ये 1 लाइन का श्लोक है, ये आप याद करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ये जो 1 लाइन का श्लोक है, ये जो ऊपर वाला, सिर्फ ऊपर वाला श्लोक यहाँ तक जो है वो वाला आप याद करेंगे। सुधा कर्म संक सुक्ति वराटिका, सिर्फ आपको इतना याद करना है, ठीक। क्या याद करना है? सुधा कर्म संक सुक्ति वराटिका। इसका आपको क्या याद है? सुधा मतलब चूना, ठीक है। कर्म प्रश्न माने कछुए की पीठ, शंख माने हो गया शंख जो पंडित जी कथा वगैरह में बजाते हैं, या शंखनाद होता है। सुक्ति मतलब सीप, जो सीप नहीं देखते जिसमें मोती उगते हैं, मोती बनते हैं, ठीक है। वराटिका मतलब कौड़ी, कौड़ी मतलब मरीन शेल जो पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त अन्य द्रव्य जिसमें कैल्शियम प्रमुखता पाया जाता है उन्हें सुधा वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। देखो इसका जो क्लासिकल टेस्ट में इसका वर्णन मिला है, इसका पुरानी जो टेस्ट है जैसे रसरत्न तरंगिणी है, रसरत्न समुच्चय, उनमें इसका वर्णन नहीं मिलता है। जो मॉडर्न टेस्ट आई है हमारी, जो मॉडर्न टेस्ट, उनमें कैल्शियम मटेरियल्स का वर्णन मिलता है, ठीक है। पुरानी वाली टेस्टों में इसका वर्णन नहीं मिलता है, ठीक है। अब हम लोगों ने नए जो इसके अतिरिक्त जिनमें कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम किसमें पाया जाता है? सींगों में पाया जाता है। देखो मृद सिंह मतलब हिरण का जो सींग होता है उसमें भी कैल्शियम से बना हुआ होता है। खटिका मतलब चौक जो हमारी होती है वो भी कैल्शियम से बनी हुई होती है। गोदंती माने जिप्सम साल्ट, ठीक है। जिप्सम जो सॉल्ट होता है वो भी हमारा मेनली उसमें कैल्शियम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कैल्शियम कार्बोनेट हो, ठीक है।
समुद्र फेन मतलब सी फेन, या कटल फिश में भी होता है। कुकुर अंडे तक, मुर्गी के अंडे का जो छिलका होता है, ठीक है, वो भी उसमें मेनली ऊपर क्या होता है, छिलके, मुर्गी का पूरा अंडा नहीं, मुर्गी के अंडे का जो छिलका होता है, ऊपरी भाग जो होता है, उसमें क्या होता है, उसमें होता है हमारा कैल्शियम, ठीक है, उसे सुधा वर्ग में रखा गया। तो सुधा वर्ग का आप ये वाला श्लोक अगर याद कर लेंगे, सुधा कर्म संक सुक्ति वराटिका, अगर आप ये वाला श्लोक याद कर लेंगे तो आपको सारे लगभग सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि सुधा का मतलब पता लगेगा कि चूना होता है, कर्म पृष्ठ का मतलब कछुए की पीठ पता लग जाएगा, संक का मतलब कोरम, मतलब संक तो जानते ही होंगे, सुक्ति मतलब सीप हो गए, और वराटिका मतलब कौड़ी, ठीक है। सिक्ता वर्ग अगर हम लोग बात करें, सिक्ता वर्ग में हम लोग बेसिकली देखो उसमें, देखो इस वाले में अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग किससे कोरिलेट कर रहे हैं, कैल्शियम से कोरिलेट कर रहे हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम से कोरिलेट कर रहे हैं, ठीक है। पहले वाले में हम लोग कैसे कोरिलेट कर रहे हैं, कैल्शियम से कोरिलेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सेकंड वाले की बात करें अगर हम लोग सिक्ता वर्ग, देखिए दो वर्ग हैं हमारे पास, सीधा और सुक्ता, सिक्ता और सिक्ता वर्ग, अगर ये दोनों आते हैं साथ में कभी कभी आ जाते हैं 5 नंबर में, ठीक है, इनकी ये बहुत मैक्सिमम अगर आ सकते हैं तो 5 नंबर है, तो वो सीधा सुधा या सिक्ता दोनों साथ में पूछ सकता है, ठीक है। तो कैसे आप लोगों को लिखना है, सीधा वर्ग जो सुधा वर्ग था हमारा, सुधा वर्ग में क्या हम लोग कैल्शियम वाली, लेकिन इसमें सिलिकेट्स की बात करें, सिलिका पढ़े हो, सिलिका के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सिलिका बेसिकली होता क्या, सिलिका अब कई बच्चे कहेंगे सर हमने तो सिलिका देखा ही नहीं है, तो सिलिका होता क्या, जो बालू होता है ना, बालू के जो चमकीले कण दिखाई जाते हैं उन्हीं को सिलिका कहा जाता है, बेसिकली दे आर द सिलिकेट्स, मतलब सिलिकेशन। इसका वर्णन आधुनिक रसशास्त्र की पुस्तकों में देखने को मिलता है। देखो ना सुधा वर्ग का वर्णन मिलता है पुरानी वाली टेक्स्ट बुक में, ना सिक्ता वर्ग का पुरानी वाली टेक्स्ट बुक में मिलता है। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, वधशाय, कौशेय, अशम, नागपाषाण और दुग्धपाषाण, ठीक है। इनके 4 नाम याद करने हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, याद हो जाते हैं। द्रावक गण, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, द्रावक गण और मित्र पंचक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कह सकते हो इंपॉर्टेंट है। द्रावक गण और मित्र पंचक इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। द्रावक गण क्या होता है, इसका श्लोक नहीं आपको याद करना है, इसके सिर्फ नाम याद करना है, गुंजा, मधु, गुड़, ठीक है, सौभाग्य और गुगलू, ठीक है। द्रावक गण ये हो गया। मित्र पंचक क्या होगा, इसमें से अगर गुड़ को हम रिमूव कर दें, मान लो इसमें से गुड़ को हटा दें तो हमारा ये हो जाएगा मित्र पंचक, अगर इसमें से गुड़ को रिमूव कर दें तो मित्र पंचक हो जाएगा, ठीक है। आगे मैंने एक टेबल बनाई जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है, कि मित्र पंचक क्या है, द्रावक गण क्या हो। पहले हम लोग परिभाषा को खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग सेकंड टर्म में सिलेबस आ रहा है, पहले उसे कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जो बचा हुआ होगा फर्स्ट टर्म का या थर्ड टर्म का वो कवर करेंगे, ठीक है, इस हिसाब से कवर करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसे आचार्यों ने द्रावक गण की संख्या दी है, इन जो 6 हैं, देखो द्रावक गण में 6 हैं और मित्र पंचक मतलब 5, ठीक है, मित्र पंचक में 5 होंगे मित्र पंचक, ठीक है। मित्र पंचक का ये भी इंपॉर्टेंट, मित्र पंचक और द्रावक गण की उपयोगिता भी इंपॉर्टेंट है कि मतलब इनका इस्तेमाल किसके लिए करते हैं। घृत, देखो सारा वही लिखना है, ठीक है। देखो मैंने गुड़ को अलग से अंडरलाइन कर रखा है, ठीक, क्योंकि गुड़ नहीं है। मित्र पंचक और द्रावक गण में सिर्फ इतना अंतर होता है कि मित्र पंचक में शुद्ध गुंजा, मधु, सौभाग्य, गुदगुलू और घृत, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स सेम होते हैं द्रावक गण और मित्र पंचक में। सिर्फ द्रावक गण में गुड़ एक्स्ट्रा होता है और इसमें गुड़ नहीं होता है। इन दोनों का काम सेम होता है, काम भी सेम होता है। कठिनता से द्रवित होने वाले धातुओं को शीघ्र ही द्रवित यानी मेल्ट करने के लिए इस वर्ग का प्रयोग किया जाता है। इट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द मेटल सो दैट कैन बी मेल्ट एट द लोअर टेम्परेचर। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई जो मेल्ट करने वाली तुम्हारे पास बर्निंग फ्लेम है वो 1000 डिग्री सेल्सियस तक जा रही है, और मान लो तुम्हारे पास कोई एलिमेंट है, जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 1400 डिग्री सेल्सियस, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आप नई फ्लेम खरीद के लाएंगे, इतना खर्चा होगा, तो आप क्या करेंगे, उसके साथ द्रावक गण की औषधियों को मिला देंगे, जिससे उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कम हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट कम होने के बाद आप क्या करेंगे, उसे आसानी से पिघला लेंगे, ठीक है। इसका मेन काम यही होता है, मतलब ठीक है। आपको ये याद करना है कि इसमें गुड़ है, इसमें गुड़ नहीं है, बाकी सब सेम है। और इसकी उपयोगिता मतलब इसका इट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द मेटल्स, अगर इन औषधियों को मिला दें तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है औषधियों को, ठीक है। लवण वर्ग को हम लोग देखते हैं, ये क्या होते हैं, बेसिकली लवण वर्ग क्या करते हैं। तो लवण वर्ग में हम लोग पढ़ते हैं लवण पंचक और लवण त्रिक, ठीक है। आपके सिलेबस में अधिकतर अगर पूछेगा तो लवण पंचक लवण वर्ग ही पूछेगा। लवण त्रिक अगर पूछता है तो सेंधव, स्वरवांचल और वेडल नमक, ये 3 होते हैं। देखो मैंने एक ही साथ में समझाया जिससे आपको लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। लवण त्रिक इधर साइड लिख रखा है, ये जो शुरू के 3 वाले हैं, देखो सीरियल वाइज याद करोगे तो बहुत आसानी रहेगी।
सेंधव, स्वरमांचल और विड़ ये लवण त्रिक में आ जाते हैं। और समुद्र और रोमक भी मिला दिया है तो लवण पंचक बन जाता है। और लवण वर्ग का हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं? ये पारद की विभूषक शक्ति को बढ़ा देता है, ठीक है। विभूषक मतलब उसकी पारद की भूख। जैसे पारद में अगर हम लोग किसी और, जैसे अब आगे जो प्रोसेस पढ़ेंगे, जब हम लोग आगे प्रोसेस पढ़ेंगे तो हम पारद को गंधक में मिलाएंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स में मिलाएंगे, जिससे क्या होगा, इसकी जब पारद को हम लोग शोधन करते हैं तो उसकी विभूषक शक्ति होती है, मतलब उसकी जो दूसरे जो मेटल्स होते हैं उन्हें रिंगलव करने की जो शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है। तो हम लोग उसे लवण वर्ग के साथ उसे प्रोसेस करते हैं, जिससे क्या होता है, उसकी जो इंगल्फ करने की शक्ति होती है वो दोबारा रीगेन हो जाती है, ठीक है। आज कजली पढ़ लेते हैं, कजली परीक्षा पढ़ते हैं, बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कजली पढ़ते हैं। कजली की भी डेफिनेशन आपको याद करनी है, क्योंकि कजली आप बहुत जगह बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, तो आपको इसकी भी डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कजली कई सारे फॉर्मुलेशन जब आप पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में कई सारे फॉर्मुलेशन हैं, तो कई सारे फॉर्मुलेशन जब आप लोग पढ़ेंगे, तो जब वो फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे तो उनमें कई जगह पर कजली बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो कजली की आप डेफिनेशन वहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। धातु भी गंध का आदेश निर्द्रव मर्दितो रसा सुलक्षण कंजलो अभ्यासो कंजली इति विद्यते। मतलब क्या है, शुद्ध पारद को किसी भी धातु यानी कि शुद्ध गंध, शुद्ध मैक्सिली हम अधिकतर जितने फॉर्मुलेशन है अधिकतर शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक लेते हैं, ठीक है। शुद्ध पारद को लिया, शुद्ध गंधक को लिया, बिना कोई द्रव डाले, आपको कोई लिक्विड नहीं डालना है, ठीक है। शुद्ध पारद को लिया, शुद्ध गंधक को लिया, लेकर हम लोग खल यंत्र में मर्दन करते हैं जब तक कि यह काजल के समान वर्ण वाला ना हो जाए तथा चिकना मृदु ना हो जाए। मतलब एक तो ये काला हो जाना चाहिए काजल की तरह, आपने जैसे आपने लोगों ने काजल देखा होगा तो काजल की तरह काला हो जाना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, मतलब ये नहीं खुरदुरापन रहे, ठीक है। पारद प्लस गंधक को सॉलिडिफाई करना है बाय हाई प्रेशर। ये लोग हम लोग अभी करते हैं, पहले क्या करते थे, पहले मर्दन करते थे, ठीक। अभी जो नॉर्मल प्रोसेस है आ गई, उसमें क्या करते हैं, सीधा हम लोग ऐसे कर देते हैं। अब आप जैसे आपने तो कजली बना लिया, आपको लग रहा है कि काला वर्ण आ गया, आप कजली की परीक्षा कैसे करते हैं, ठीक है। तो कजली, इसका वर्ण काजल के समान काला होना चाहिए। देखो पहली बात, पहले हमने बता दिया कि इसका जब काजल वाला काला वर्ण हो जाए तभी ये मानते हैं कि बन गई है। जैसे नॉर्मली अगर आप पारद को देखें, पारद क्या होता है, जो आप लोग बीपी इंस्ट्रूमेंट देखते हैं उसमें जो भरा होता है, उसे जो उसमें भरा होता है, इससे आप लोग बीपी नापते हैं, वो उसमें क्या होता है, पारद होता है। वो जब आप लोग देखेंगे धूप में तो क्या होगा, वो चमकता रहता है, चमकीले कण होते हैं उसमें, ठीक है। जब आप कंजली बना लेंगे तो उसके चमकीले कण आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। जब आप कंजली बना लेंगे तब जब कीले कण ना दिखाई दे, समझ जाना आपकी वो पूरी तरीके से कजली बनकर तैयार हो गई। कजली में रेखा पूर्ण ना देखने को मिलना चाहिए। कजली में क्या होना चाहिए, रेखा जो, मतलब अगर फिंगरप्रिंट्स में उसे लेते हैं, मतलब एक चुटकी में लिया, उसे मसला और बाद में उसे झाड़ दिया, तो हमारे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, फिंगरप्रिंट्स के बीच में जो स्पेस होते हैं, रेखाएं जो होती हैं, ठीक है, फिंगरप्रिंट्स के बीच में जो रेखाएं होती हैं, मान लिया ये हमारी फिंगर है, ठीक है, आप लोगों को बता देता हूँ, ये मान लिया ये हमारी फिंगर हो गई, ठीक है, ये हमारी फिंगर हो गई। फिंगर के बीच में कुछ ऐसी रेखाएं होती बीच में, ठीक है। इन रेखाओं के बीच में भी कजली नहीं बननी चाहिए, मतलब इतनी फाइन होनी चाहिए। ये जो रेखाएं हैं, मतलब मान लो ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं, बेसिकली जो फिंगरप्रिंट्स हैं, इनके बीच में भी कजली नहीं बननी चाहिए, इतनी फाइन होनी चाहिए, ठीक है। बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हाथ की रेखाओं में झाड़ दें, फिर उसमें भरा ना रहे, ठीक है। सेकंड साथ वगैरह कहाँ